आज हम भारतीय समाज में कृषि व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय समाज जो है पूर्णतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। यहाँ की आज भी 65% जनसंख्या लगभग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है और लगभग 14% भाग जो है प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है उत्पादन के संदर्भ में। परंपरागत समाज से ही विविध कालों के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था के अंतर्गत विविधता रही है। इसकी प्रवृत्तियाँ भी समान नहीं रही हैं, परंतु सामान्यीकरण के क्रम में भारत में कृषि उत्पादन की बदलती प्रवृत्तियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है समय परिस्थितियों के आधार पर। पहला जो वर्गीकरण है वह है निर्वहन मूलक कृषि व्यवस्था, जिसमें सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जिसे कहा गया है। दूसरी है उत्पादन मूलक कृषि व्यवस्था यानी प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तीसरी है मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। अब निर्वहन मूलक कृषि, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 1960 के दशक के मध्य में भारतीय कृषि जो है निर्वहन मूलक थी, यानी आजीविका का साधन थी लोगों की, उपभोग, जिसमें परिवार एक उपभोग की इकाई के रूप में काम करता था, न कि उत्पादन और बाजार में बेचने के लिए कृषि का कार्य। कृषि में संपूर्ण परिवार को रोजगार का एक साधन थी। परिवार मिलकर कृषि करता था और उससे जो उत्पादन होता था उसमें स्वयं के उपभोग का मूल सर्वाधिक महत्व रखता था। उपकरण परंपरागत कृषि आधारित थे। पशुओं के सहारे कृषि कार्य किए जाते, यानी हल, बैल इत्यादि के माध्यम से, और मानव श्रम की महत्ता अधिक होती थी। परंपरागत बीजों के माध्यम से परंपरागत बीज व्यवस्था थी जो फसलों के माध्यम से ही संरक्षित कर लिए जाते थे कि अगले साल उन्हीं उत्पादित फसल के बीजों से ही कृषि की जाती थी। इससे उत्पादन का स्तर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सामान्य उत्पादन होता था। कृषि का प्राथमिक स्वरूप व्यापक रूप से निर्वहन मूलक था। कृषि कार्य का मतलब यहाँ पर मूल उद्देश्य जो था केवल आजीविका का एक साधन के रूप में था। उसे उत्पादन और बाजार में बेचने के लिए या अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हुआ था उस समय तक। निर्वहन से अधिक उत्पादन होने पर पारस्परिक विनिमय के द्वारा अन्य वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, यानी जिसके पास उत्पादन अधिक होता था तो वह अपनी विनिमय के माध्यम से जो अपने पास उत्पादन है उसको किसी अन्य को देकर अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। आंद्रे बेटिल एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने कृषि व्यवस्था पर अध्ययन भी किया था, कृषक समाज पर भी अध्ययन किया था। उनके अनुसार निर्वहन मूलक कृषि में मुख्य रूप से लघु किसान व कृषि श्रमिक भूस्वामियों से भूमि किराए पर लेकर काम करते थे। इस अवस्था में व्यक्ति या किसान अपनी आवश्यकता के आसपास ही उत्पादन कर पाता था और कृषि से परंपराएं व्यापक रूप से जुड़ी थी। विभिन्न त्योहार, रीति रिवाज, शादी विवाह आदि कृषि के इर्द गिर्द ही प्रचलित होते थे। शादी विवाह का अधिकतर शादी विवाह जो होते थे उस समय होते थे जब कृषि व्यवस्था या खेती ना हो। उस समय किसान खाली बैठे रहते थे, तब वो शादी विवाह आयोजित करते थे, फसल बेचकर अपने शादी और विवाह संबंधी प्रोग्राम या कार्य करते थे। विभिन्न पर्व व त्यौहार कृषि के इर्द गिर्द ही मनाए जाते थे, कृषि व्यवस्था के इर्द गिर्द। तो ये तो परंपरागत निर्वहन मूलक कृषि व्यवस्था की कुछ मूल लक्षण या विशेषताएं थी। उसके बाद समय के परिस्थितियों के संदर्भ में बदलते हुए विभिन्न बहुआयामों में उत्पादन मूलक कृषि व्यवस्था का प्रचलन हुआ। उत्पादन मूलक कृषि व्यवस्था 1960 के दशक के मध्य में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तब प्रारंभ समय माना जा सकता है इसका। 1970 के दशक में 66 से 70 के बीच में जब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 114 जिलों में हरित क्रांति के माध्यम से गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किए गए थे और दक्षिण भारत में भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एवं केरल में कृषि के आधुनिकीकरण हुआ था। अब कृषि के आधुनिकीकरण के अंतर्गत आपको बता दें कि कृषि में जिसमें मानव श्रम, हल, बैल इत्यादि के माध्यम से पशुओं की सहायता से जो खेती होती थी, बाद में उसमें मशीनीकरण यानी ट्रैक्टर, थ्रेसर, उन्नत किस्म के बीज, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक पदार्थ, रसायन खाद इत्यादि के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिससे कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की जा सके। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः आत्मनिर्भरता पर आधारित थी कि कृषि क्षेत्र में भारतीय समाज जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए जो उत्पादन था उसके स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया था।
खाद्यान्न की उपज में वृद्धि भी हुई, जिससे भारतीय खाद्यान्न के माध्यम में हमारा देश जो है आत्मनिर्भर हो गया और भारत से अनाजों का निर्यात भी किया जाने लगा। परंतु इस काल में तकनीकी तो नई थी, लेकिन फसल का जो स्वरूप था वो परंपरागत ही रहा।